गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैं बायो अमन स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का बायो वन पॉइंट पर। और आज के इस शानदार वीडियो पे, जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल एवं सेल डिवीजन। तो पिछली क्लास में हम सेल साइकिल एवं सेल डिवीजन में माइटोटिक फेज जो था ना, सूत्री विभाजन, उसको हम लोगों ने देखा था। वहां पे कैरियोकाइनेसिस हो रहा था और साइटोकाइनेसिस हो रहा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस के डिटेल में, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइएगा, सूत्री कोशिका विभाजन। सूत्री कोशिका विभाजन, जिसको हम बोलते हैं एम फेज, यानी कि माइटोटिक फेज। ठीक है, इसको माइटोटिक प्रवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? माइटोटिक प्रवस्था, यानी कि एम फेज के नाम से भी जाना जाता है। अब इस माइटोटिक फेज में होता क्या है, सूत्री विभाजन में होता क्या है, वहां पर हमने आपको बताया कि यहां पर दो चीजें होती है, मेनली दो चीजें। पहली होता है जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें पहले केंद्रक विभाजन होता है। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसमें होता है कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, है ना, देखो घर में दो भाई रहते हैं, वो तब तक हमेशा साथ में रहते जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है ना। मतलब जनरली बात कर रहा हूं, जब दोनों भाई की शादी हुई ना, दो न्यूक्लियस आ गई, है ना, एक जब बड़े भाई की न्यूक्लियस, एक छोटे भाई की न्यूक्लियस। अब दोनों भाई न्यूक्लियस आपस में लड़ाई करने लगी तो बंटवारा हो गया, घर दो भागों में बंट गया। ठीक इसी प्रकार से अभी तो न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस हुआ, जब दो केंद्रक बने तो कोशिका भी बट गई, यानी कि साइटोकाइनेसिस की क्रिया हो गई। क्या हो गई? साइटोकाइनेसिस, जिसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य विभाजन, है ना। ये बस जनरली मैं आपको एक एग्जांपल दिया था कि, है ना, मतलब ये मत समझ लेना कि बस ऐसा ही होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक घर में रहते हैं 10 भाई, 10 भाइयों की शादी होने के बाद भी वो 10 भाई साथ ही रहते हैं, उसी घर में रहते हैं, है ना। इन केस ऐसा भी होता है। और कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स एंड है ना, जो है और भी कुछ हो सकता है इसमें, है ना, कई फैक्टर मैटर करते हैं। ठीक है, तो मैं जनरली आपको सिर्फ समझाने के लिए इस बात को मैंने रखा, इस बात को मैंने बताया। अब कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? केंद्रक विभाजन। देखिए, जो सूत्री विभाजन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, जो कायिक कोशिका होती है, उसमें भी होता है, उसमें ही होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल में, और साथ साथ ये सूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिका में, जिसको बोलते हैं सोमैटिक सेल, ठीक है, कायिक कोशिका व जनन कोशिका दोनों में होता है। ठीक है, कायिक कोशिका व जनन कोशिका जो है दोनों में होता है क्या? आपका माइटोटिक डिवीजन या फिर माइटोटिक फेज। ठीक है, जिसको बोलते हैं सूत्री कोशिका विभाजन। यहां पर हम क्या देखेंगे? यहां पर हम पढ़ेंगे मेनली कैरियोकाइनेसिस के बारे में। तो कैरियोकाइनेसिस की मैंने आपको 4 फेज बताई हैं। बताइए, बताइए कि नहीं, पिछली क्लास में बताओ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बताओ। याद करो, याद आ रहा है कि नहीं, कि सब भूल गए? करिए याद। आया ना? आया भाई, क्या आया? प्रोफेज, इधर उधर मत जाओ। प्रोफेज बहुत छोटा लिख रहा हूं। मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। देखिए, G1S G2 पहले हो गया, G1S G2। G1S G2 होने के बाद एस में क्या हुआ? जो कोशिका के अंदर जो क्रोमैटिन था, जो केंद्रक जो है, केंद्रक के अंदर जो क्रोमैटिन था, वो क्या हुआ? जैसे 2C था तो 4C हो गया, है ना, दोगुना हो गया। ठीक है, क्या हुआ? दोगुना हुआ। केंद्र जो क्रोमैटिन है वो दोगुना हो गया, यानी कि केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल था, ठीक है, वो दोगुना हो गया।
एस फेज में, जिसमें सिंथेसिस हो रहा था। उसके बाद सेल गई G2 फेज में, और G2 फेज के बाद सीधे आ गई कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट प्रोफेज, यानी कि फर्स्ट जो है फेज में, जिसको बोलते हैं प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज जिसको अपन लोग जानते हैं पूर्वावस्था के नाम से। किस नाम से? पूर्वावस्था। ठीक है, किसके नाम जानते हैं? प्रोफेज यानी कि पूर्वावस्था। देखिए, तो पूर्वावस्था क्या होती है? जैसे G1 S G2 में जीवन सबसे लंबी प्रवस्था थी ना, इसी तरह पूर्वावस्था भी सबसे लंबी प्रवस्था होती है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रवस्था होती है। अभी इसमें बताएंगे इसमें मेनली पूर्वावस्था में होता क्या क्या है। यदि एनसीईआरटी की बुक है ना आपके पास, एनसीईआरटी की बुक, तो एनसीईआरटी के बुक के जस्ट अपोजिट साइड, दूसरी तरफ है ना, एनसीईआरटी के एक डायग्राम दिया गया है ना, वो डायग्राम कलर्ड है। एनसीईआरटी की बुक कहाँ गई भाई? यही तो थी, ये यहाँ रखी है। ये देखिए, ओ भाई खुल गया यार, देखो इसी को पढ़ा रहा था, खुल गया। 165 पेज नंबर, ये वाला जो डायग्राम देखिएगा, अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले इसमें प्रोफेज के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें होता क्या है, क्रोमेटिन धागे जो होते हैं ना, क्रोमेटिन प्रोफेज में ही क्रोमेटिन क्रोमेटिन संघनित होकर, ठीक है, संघनित होकर क्रोमोसोम बना लेते हैं। ठीक है, इसी प्रवस्था में ही क्रोमेटिन जो धागा होता है वो संघनित होकर क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। और प्रत्येक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड के रूप में दिखाई देने लगता है ना। प्रत्येक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड के रूप में दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे हमने देखा ये क्रोमोसोम है, तो इसका एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये। ठीक है, तो दो क्रोमेटिड के रूप में दिखाई देने लगता है। ठीक है, दोनों क्रोमेटिड, देखो इसके दोनों क्रोमेटिड एक स्थान से जुड़े हैं, ये जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? तो इसमें लिख लीजिएगा एक पॉइंट आगे कि दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है मेनली, देखो इसमें सबसे पहले जो है, हमने आपको एक चीज और बताई थी G1 फेज में कि तारक काय का निर्माण हो जाता है। G1 S G2 इन फेज में मैंने आपको बताया था कि जो तारक काय होता है, क्या होता है? तारक काय। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर याद रखना, तारक काय पकड़ के खींचता है किसको? सेंट्रोमियर को। अभी समझना, अभी बताऊंगा। ठीक है, तारक काय होता है, तारक काय क्या होता है? इसी अवस्था में तारक काय विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है। ठीक है, क्या करने लगता है? तो तारक काय जो होता है वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है। ठीक है, अब इस प्रोफेज में होता क्या है? प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, देखो एक कोशिका है, इधर बना ही देता हूं अब, ये एक कोशिका है। ठीक है, अपने एनसीईआरटी का डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोग भी एनसीईआरटी देखते हैं, देखते क्या एनसीईआरटी से ही पढ़ते हैं। अब इसमें डायग्राम कैसा है? ये देखो ऐसा है कुछ, है ना, देखिएगा ऐसा डायग्राम इसमें कुछ है। ये देखिए, फिर इसके अंदर हमको जो है क्रोमैटिन धागे देखने को मिले। ये देखिए
क्या देखने को मिले? क्रोमैटिन धागे। यहां पर हुआ क्या मेनली ये देखने को मिला, तो यहां पर हो रहा है कि क्रोमैटिन संघनित होकर क्रोमोसोम बना रहा है। ठीक है, ये प्रारंभिक अवस्था है। क्या है ये? तो ये प्रारंभिक पूर्वावस्था है, यानी कि इनिशियल मेटाफेज है, सॉरी प्रोफेज है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस थी, क्या थी? जो न्यूक्लियोलस थी, ठीक है, वो समाप्त हो गई। ठीक है, क्या हो गया? वो न्यूक्लियोलस बिल्कुल विलुप्त हो गई। ठीक है, प्रोफेज की इनिशियल फेज में थी, लेकिन जब प्रोफेज की इनिशियल फेज से आगे बढ़ा, दूसरी स्टेज आई, प्रोफेज थोड़ा सा मैच्योर हुआ, तो न्यूक्लियोलस क्या हुई? समाप्त हो गई। ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियर इन्वेलप था ना, वो भी समाप्त हो गया। वो कहाँ चला गया? ये जो यहां पर था, ये जो चीजें थी न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सभी कहाँ चला गया? कोशिका द्रव्य में भी ये चला गया। ठीक है, कोशिका द्रव्य में मुक्त हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अब यहाँ पर अरेंजमेंट होता है किसका? क्रोमोसोम का। अब जब जो है क्रोमैटिन, क्रोमेशन, ओ भाई सॉरी 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 सॉरी, क्रोमेटोन लिख दिया, क्रोमैटिन ओ लगा दिया, तो बीच में वही तो है ना। क्रोमैटिन संघनित होकर जो क्रोमोसोम बनाया, तो अब क्रोमोसोम का क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है। चलिए मिटा दें इसको, इसको मिटा देते, फिर यहीं पे चित्र बना के आपको समझाते हैं। ये कौन सी फेज थी? तो ये हमारी अर्ली प्रोफेज है। ठीक है, यानी कि इनिशियल या फिर अर्ली प्रोफेज। ठीक है, अर्ली प्रोफेज में हो क्या रहा है? तो मेनली अर्ली प्रोफेज में जो यहां पर हमारे वो थे, ठीक है, जिसको बोलते हैं तारक केंद्र, ठीक है, वो विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। कहां जाने लगते हैं? विपरीत ध्रुव की ओर वो जाने लगते हैं। तो अब अर्ली प्रोफेज के बाद ये जब इसकी लेट प्रोफेज आएगी, दूसरी प्रावस्था बनेगी ना, ये देखिए दूसरी प्रावस्था बनी, तो यानी कि ये हुई आपकी लेट प्रोफेज। यहां पर क्या था कि जो सेंट्रोसोम थे वो विपरीत ध्रुव पर पहुंच गए। ठीक है, सेंट्रोसोम क्या हुआ? सेंट्रोसोम विपरीत ध्रुव पर पहुंच गए, और यहां पर जो क्रोमोसोम था उनका अरेंजमेंट हो गया। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, क्या हुआ? क्रोमोसोम का अरेंजमेंट हो गया। ये देखिए, ठीक है, तो ये लेट प्रोफेज थे। इसमें एक चीज और देखा जाता है, जो प्रोफेज होता है ना, प्रोफेज जिसमें तारक केंद्र पाया जाता है, ठीक है, जिसमें जैसे जंतु की कोशिका में, किसकी? यहां पर साइड में लिख देता हूं, लिख लीजिएगा, जंतु की कोशिका में, यानी कि एनिमल सेल में क्या होता है? तारक केंद्र पाया जाता है, इसलिए ये एस्टर टाइप का जो है इसमें जो है प्रोफेज होता है। ठीक है, यानी कि इसमें तारक प्ररूपी कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? तारक प्ररूपी। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में ये तारकाय नहीं पाया जाता है, इसलिए ये एनेस्ट्रल टाइप का होता है। ठीक है, यानी कि तारक अतारक प्ररूपी कोशिका विभाजन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा कोशिका विभाजन हो रहा है? किस प्रकार का कोशिका विभाजन हो रहा है? तारक प्ररूपी या फिर अतारक प्ररूपी। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर एस्ट्रल टाइप का जो है कोशिका विभाजन होता है, और प्लांट्स के अंदर क्या होता है? एनेस्ट्रल टाइप का, यानी कि अतारक प्ररूपी टाइप का कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें देखिए ये क्रोमैटिड्स दिखने लगे, क्रोमैटिड दिखने लगे। ठीक है, ये हमारे क्या हुए? ये तारक केंद्र है। ये क्रोमैटिड के बीच में हमको देखिए सेंट्रोमियर भी दिखने लगे। क्या दिखने लगे? सेंट्रोमियर, सॉरी तारक केंद्र नहीं, तारक काय,
देख ली, तारक केंद्र लिख दिया, तारक काय, ये क्या है, ये हैं सेंट्रोमियर दिखने लगे, यानी कि तारक केंद्र, इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम दिखने को मिला, क्रोमेटिड और क्रोमोस जो है सेंट्रोमियर देखने को मिला। यही सेंट्रोसोम जो होता, सेंट्रोमियर जो होता है, यही आगे जाके काइनेटोस्पोर बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, काइनेटोकोर बना लेता है। अब देखिए, कोशिका में प्रोफेज की स्टेज में इतना हो गया। ठीक है, सेल डिवीजन था वो क्रोमैटिड के रूप में दिखने लगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर इतना विभाजन हुआ प्रोफेज में। अब बात करते हैं यदि मेटाफेज में क्या होता है। ठीक है, तो हमने प्रोफेज में देख लिया। मेटाफेज में यानी कि पश्चा अवस्था में हम अगर देखेंगे, सॉरी पश्चा नहीं, मध्या, मध्यावस्था में। ठीक है, तो मध्यावस्था में हमको क्या देखने को मिलेगा कि इस प्रवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो इक्वेटर से विन्यासित हो जाते हैं। लिख लो इस पॉइंट को कि मेटाफेज में गुणसूत्र तर्कु के इक्वेटर पर विन्यासित हो जाते हैं। गुणसूत्र इस अवस्था में स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस अवस्था में मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई देंगे। किसमें से, जो है आपका सूक्ष्मदर्शी से। ऐसे खुली आंखों से नहीं देख पाओगे, है ना, कि सेल डिवीजन हो रहा है, खुली आंखों से देख लो, मस्ती कर लो, नहीं हो पाएगा। इसमें से खुली आंखों से देख ही नहीं पाओगे, सूक्ष्मदर्शी से ही देख पाओगे। तो मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम होते हैं वो सघन हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। ठीक है, मेटाफेज की इस अवस्था में क्या होता है कि गुणसूत्र सघन हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं और क्रोमोसोम को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यानी कि अगर इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये देखिए, जैसे ये तो भाई अंडाकार बन गया, है ना, इसको गोला हो गया। चलिए, अब यहां पर यदि हम एनसीईआरटी का डायग्राम उठा के आप देखेंगे कि मध्य अवस्था में क्या परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, प्रारंभिक पूर्वावस्था, पश्चिम पूर्वावस्था, मध्य अवस्था की ओर परिवर्तन, ये तीसरा डायग्राम है। ठीक है, तीसरे डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर हमारे सेंट्रोसोम्स हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम्स के साथ ये जो क्रोमोसोम है, ये जो गुणसूत्र हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये क्या है, तो ये इसी सेंट्रोसोम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, इसी सेंट्रोसोम से क्या हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ये सेंट्रोसोम कुछ निकाल रहा है अपने पास से, सेंट्रोसोम कुछ निकाल रहा है। सेंट्रोसोम इस गुणसूत्र के माध्यम से किसके द्वारा से जुड़े होते हैं, वो है स्पिंडल फाइबर। किसके द्वारा से, स्पिंडल फाइबर के माध्यम से। ये क्या है, तो ये है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्रोमोसोम में, ये जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो वो जुड़े होते हैं स्पिंडल फाइबर के द्वारा। ये देखिए, ठीक है, ये क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर होता है, इसी स्पिंडल फाइबर से जुड़े होते हैं। जैसे आपने जैसे वो गेम देखा होगा जिस गेम में दो तरफ से बच्चे होते हैं और एक रस्सी को ऐसे खींच रहे होते हैं, कुछ बच्चे इधर खींचते हैं, कुछ बच्चे उधर खींचते हैं, तो यही सेंट्रोसोम है। जो बच्चों को समझ, जितने बच्चे खींच रहे हैं उन सभी बच्चे हैं सेंट्रोसोम। बीच में जो रस्सी है, रस्सी के बीच में क्या है, हमारे क्रोमोसोम। तो ऐसे खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, है ना। खींचने वाला देखे हुए नहीं, खेले भी होंगे कुछ लोग, तो इसमें से खेले भी होंगे, है नहीं, खेले हो, खेले हो। अब धीरे धीरे इसमें क्या होता है
मेटाफेज में क्या होता है कि देखिए क्रोमोसोम कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ यहाँ यहाँ। अब इन क्रोमोसोम को बोलते हैं कि भाई स्पिंडल फाइबर आ गए, इस फाइबर को टाइट करो। क्या करो? स्पिंडल फाइबर को टाइट करो, इन क्रोमोसोम को एक सेंटर पे ले आओ। ठीक है, क्रोमोसोम को मध्य पर ले आओ। ठीक है, जब क्रोमोसोम मध्य पर आता है तो एक मध्यावस्था पट्टिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम मध्य में आएगा, देखिए कैसा स्ट्रक्चर होगा। ये है, समझना बिल्कुल सिंपल है, ये सेंट्रोसोम है। ठीक है, नॉट मियर्स। अब ये सभी जो है कहां पर आ गए? अब ये सभी देखिए दोस्तों मध्य पर आ गए हैं। देखिए भाई, देखिए ये आया, ये आया, ये क्या है? स्पिंडल फाइबर किसके द्वारा जुड़ा है? सेंट्रोसोम से जुड़ा। सेंट्रोसोम में क्या है? काइनेटोकोर है। ठीक है, ताराकेंद्र में क्या है? काइनेटोकोर है। तो ये एक मेटाफेजिक प्लेट बना लिया। ठीक है, जिसको अपन लोगों ने बोला मध्यावस्था पट्टिका। ये इंपॉर्टेंट है, क्या बना लिया? मेटाफेजिक प्लेट, जिसको हमने क्या किस नाम से जाना? उसको हमने जाना मध्य अवस्था पट्टिका के नाम से जान गए। अब जब ये सारे क्रोमोसोम, सारे गुणसूत्र एक पट्टिका के रूप में व्यवस्थित हो गए, ठीक है, तो अब ये जो है मेटाफेज की जो ये मध्यावस्था ये खत्म हो गई। समझना, खत्म हो गई। देखो भाई बिल्कुल सिंपल है, ये तनिक भी ये लोड लेना ही नहीं कि बहुत कठिन है, एकदम सिंपल है। जब तुम्हारा भाई यदि आके समझाए, वायु अमन आके समझाए, तो फिर है ये सिंपल, मतलब है ना। क्या हुआ? अब ये खत्म होगी। जब ये खत्म होगी तो एक फेज और स्टार्ट होगी, जिस फेज को दोस्तों अपन लोग के नाम से जानते हैं। अपन लोग किस नाम से जानते हैं? एनाफेज। किस नाम से जानते हैं? एनाफेज। किसके नाम से जानते हैं? बोलो एक बार मेरे साथ, बोलो बोलो बोलो। सच में मुझे तो याद ही नहीं था ये। जब मैं 11th में पढ़ा तो जो टीचर पढ़ा रहा था, मैं बिल्कुल परेशान था। मैं कहा पता नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मूड खराब हो रहा है। 11th की बात है, अभी की नहीं। नहीं समझ आ रहा कुछ। मेरी नोट्स भी रखी है, किसी दिन आपको दिखाऊंगा अपनी 11th और 12th की नोट्स कैसे बनाया था मैं। बिल्कुल चमकती धमकती नोट्स, रंगीन पेन से। ढेर सारे पेन थे मेरे पास अभी भी, लेकिन पेन तो मैं अभी भी यूज करता हूँ। ये देखो इतने पेन है ना। सच में आपको कलर दिखाऊं? ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ये कौन सा हल्का ब्लू, रेड, वैलेट और आपका ग्रीन, फिर ये डार्क ब्लू, ये तो खैर ब्लू हो गया। ये इतने हैं, अभी अभी और भी उधर हैं, है ना। अब मार्कर देखो तो मार्कर भी मेरे पास कई प्रकार के हैं, है ना। मतलब मैं पहले से ही भाई अच्छा था, ये मत बोलना मेरे को, है ना। तो ऐसे क्या होता है, इसको जब मेरे को टीचर पढ़ा रहे थे मेरे को नहीं समझ आ रहा था, लेकिन अभी जब मैं इस बार पढ़ा, पिछले साल पढ़ा इसको, जब पढ़ाने के लिए पढ़ा, तब मेरे को भाई बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर मुझे लगा कि यार मैं अगर समझाऊंगा समझ आ जाएगा पक्का। ये देखो ढेर, ये तो हाईलाइटर है, ढेर सारे मार्कर। अब इसमें मार्कर की कमी है एक्चुअली, कहना मत, मार्कर बहुत महंगे आते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है मार्कर खरीदने के लिए। सच बता रहा हूँ भाई, मार्कर भी महंगी, इंक भी महंगी, लिटरली बता रहा यार, सच में। और तुम्हारा भाई इतना पैसे से कमाता नहीं है, ठीक है, कि तुम्हें लगता हो कि यूट्यूब से बहुत पैसे आ जाते, कुछ भी नहीं आता है। इतना कमाता है कि मुझे घर से लेना पड़ता है ना, और कहीं से अरेंजमेंट करनी पड़ती है, तब जा कर के काम होता है। और लोग मेरे को पता है क्या बोलते रहते हैं? लोग मेरे को बोलते पता नहीं क्या करता रहता है, वीडियो बनाता रहता है, पढ़ाता रहता है उसी में। मैं कब से कह रहा हूँ उसको छोड़ के कुछ दूसरा कर ले, जो है कोई जॉब की तैयारी कर ले, जो है जॉब निकल जाएगी। मुझे यकीन है निकल जाएगी, लेकिन नहीं करना। जब तैयारी करना होगा कर लेंगे, अभी पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ाएंगे ही, है ना। चलिए, तो इसमें क्या होता है, प्रोफेज में देखिए सिंपल है। पूर्वावस्था में ये आपकी इनिशियल फेज, अर्ली फेज है, ये लेट फेज है। ये क्या हो गई? ये मेटाफेज की इनिशियल इनिशियल फेज हो गई, इनिशियल मेटाफेज, ठीक है। और ये क्या हो गई? ये लेट मेटाफेज हो गया, ठीक है। तो इनिशियल मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो विकसित होते हैं, और इसमें जो है इसको वो कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, जो बीच में होता है, ये होता है काइनेटोकोर माइक्रो
ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। किसके? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। और ये जिस जगह पर जुड़ते हैं उस जगह पर सेंट्रोमियर का वो काइनेटोकोर होता है। ठीक है, उसी काइनेटोकोर से जाकर के ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये समझ गए? बताओ, समझ गए? मेटाफेज के लास्ट में ये जुड़ा। अब ये जुड़ा तो ये फाइबर अपनी तरफ खींचेगा कि यार खींच खींच उसे, खींच जल्दी से। ये अपनी तरफ खींचेगा, दो इधर आ जाएंगे, दो इधर चले जाएंगे, दो इधर आ जाएंगे, दो इधर चले, दो इधर आ जाएंगे, दो इधर चले जाएंगे। भाई बिल्कुल सिंपल, दो इधर दो उधर, दो इधर दो उधर, दो इधर दो उधर, दो इधर दो उधर। यानी कि दो क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड के दो भाग हैं, है ना। एक भाग उधर चला गया, एक क्रोमैटिड इधर, एक क्रोमैटिड नीचे, एक क्रोमैटिड ऊपर, एक क्रोमैटिड नीचे, एक क्रोमैटिड ऊपर, एक क्रोमैटिड नीचे, ऐसे करके चला गया। किस फेज में? तो वो गया एनाफेज में। इसको मिटा दें? बताइए, मिटा दें? मिटा दें भाई, मिटा दें? चलिए देख लीजिए अच्छे से, एक बार लिखना चाहे तो लिख लीजिए। यार बोर्ड बहुत छोटा है, जिस वजह से पूरा मैं एक साथ नहीं बना पाया, नहीं सच में बहुत मजा आ जाता भाई, एक साथ अगर बना देता तो सारों को, है ना, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज इन सभी को अगर एक साथ बना देता ना तो यार तो बिल्कुल मजा ही आ जाता। थर्ड है एनाफेज, जिसको बोलते पश्चावस्था, है ना। मेटाफेज को क्या बोलेंगे? मध्य अवस्था। इसको क्या बोलेंगे? पश्चावस्था। पश्चावस्था में क्या होता है? आपने देखा है कि अभी मेटाफेज के लास्ट में क्या देखा है? स्पिंडल फाइबर खींच के बिल्कुल उसको अरेंजमेंट कर दिए हैं, है ना, एक मेटाफेजिक प्लेट बना दिए हैं। मेटाफेजिक प्लेट बना दिए हैं तो यहाँ पर जो यह सेंट्रोसोम था, सॉरी तारक काय जो था, ठीक है, सेंट्रोसोम, सॉरी क्यों, सेंट्रोसोम जो था यहाँ पर, वो सेंट्रोसोम क्या करता है? वो सेंट्रोसोम के साथ जो स्पिंडल थे, ठीक है, वो स्पिंडल हर जगह पर भेजता है ताकि वो जाकर के सेट हो जाए। सेंट्रोसोम क्या करता है? जैसे 4 क्रोमोसोम वहां पर दिख रहे थे, ठीक है, तो इसी तरह ये बड़ा बनाना पड़ेगा इसको, ये देखिए, इसी तरह इसमें से ये क्रोमोसोम आया, ये क्रोमोसोम आया, जुड़ा इससे, मतलब एक एक क्रोमैटिड को इन्होंने खींच लिया, क्योंकि सेंटर में ऐसे व्यवस्थित थे इस प्रकार से, है ना। ये देखिए, एक क्रोमैटिड उधर चला गया, एक क्रोमैटिड नीचे आया, तो एक क्रोमैटिड उधर उधर गया, एक क्रोमैटिड नीचे आया, ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बना लिए। बताइए, ऐसा स्ट्रक्चर बना लिए। लेकिन यहां पर जो क्रोमैटिड लगा है ना, वो क्रोमैटिड इस तरह नहीं लगा है, ठीक है, वो क्रोमैटिड लगा है आपका बिल्कुल, मतलब बताने के लिए मैं आपको इसको बताया कि इस तरह से आ गया। अब देखिए बताता हूं कि लगा किस तरह है, सेट किस तरह से हुआ है। यहां पर सेट हुआ है इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए इस तरह से, यानी कि इस क्रोमैटिड की जो भुजा है वो किधर की तरफ है? वो सेंट्रोसोम की तरफ है। कहां पर? सेंट्रोसोम की तरफ है, यानी कि तारक काय की तरफ है, ठीक है। अब ये इसका क्या है? ये सेंट्रोमियर जो इसका है वो तारक काय की तरफ पहले, मतलब तारक काय की तरफ सबसे पहले कौन गया? सेंट्रोमियर गया, फिर इसके बाद कौन गया? सेल जो है इसकी भुजा गई, ठीक है। ये आपकी अर्ली एनाफेज हो गई। क्या हो गई? अर्ली एनाफेज। अब अगर मैं आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिखाऊं तो एनसीईआरटी में डायग्राम ये देखिए, ये डायग्राम है पश्चावस्था, ठीक है। पश्चावस्था के बाद इसमें सीधे अंतः अवस्था दे दिया गया है, ठीक है। देखिए गुणसूत्र की सतह, इसमें देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, गुणसूत्र की सतह पर एक छोटा सा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। गुणसूत्र की सतह पर यहीं पर एक बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे
काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, इसी काइनेटोकोर में क्या होता है, देखिए फिर क्या लिखा है, काइनेटोकोर कहते हैं सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कतंतु से जुड़ने के स्थान, ये संरचनाएं काइटोकोर हैं। जो सूक्ष्म नलिकाओं माइक्रोट्यूब्यूल्स से जो स्पिंडल फाइबर बना हुआ है वो यहीं से आकर के जुड़ता है, कहां से, काइनेटोकोर से। ठीक है भाई इसमें देख लीजिएगा एनसीईआरटी सब कुछ लिखा है, एक एक चीजें है ना, बाकी मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, अब जो ये डॉटर सेल है ना वो कहाँ चली गई, धीरे धीरे सिमट गई, फिर स्पिंडल फाइबर थोड़ा सा और खींचा, स्पिंडल फाइबर थोड़ा सा और खींचा तो ये सेंट्रोसोम की तरफ क्या हो गई, बिल्कुल से ये देखिए ऐसी संरचना इसने बना लिया। ठीक है, ये देखिए ये क्या हुआ, ये डॉटर सेल है, डॉटर सेल ऑन प्लेट। ठीक है, इस प्लेट के अंदर क्या देखने को मिला, डॉटर सेल देखने को मिला इस प्लेट में। ठीक है, लेकिन डॉटर सेल कहां पर पहुंच गई, वो पोल पर पहुंच गई, वो ध्रुव पर पहुंच गई अपने अपने। ठीक है, कहां पर पहुंच गई, वो ध्रुव पर पहुंच गई हैं। अभी ये स्ट्रक्चर बना नहीं, इसको बना दिया मैं। ठीक है, एनाफेज के बाद कौन सी फेज आ गई, अब आ गई फोर्थ आपकी टीलोफेज, सबसे छोटी प्रवस्था। कौन सी, टीलोफेज। ठीक है, जिसको बोलते हैं अंत्य अवस्था। ठीक है, एनाफेज के बाद आई टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो रहा था, टीलोफेज में ये हो रहा था कि जो सेल थी, जो कोशिका थी, वो कोशिका का जो ये केंद्रक जो है वो केंद्रक द्रव्य था जो आ गया है यहाँ पर, क्रोमैटिन आ चुका है, वो क्रोमैटिन अब एक जो है केंद्रक के रूप में निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया, केंद्रक के रूप में एक निर्माण कर लिया, यानी कि ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लिया। क्या बना लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लिया ये। ठीक है, और इसमें दो डॉटर न्यूक्लियाई देखने को हमको मिली। क्या देखने को मिली, ये हैं डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, दो डॉटर न्यूक्लियाई, एक ही कोशिका थी, दो कोशिका में विभाजित हो गई, तो क्या वो कोशिका मरी, बताइए। एक कोशिका जब दो कोशिका में विभाजित हो गई तो क्या वो कोशिका मरी, नहीं मरी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब इतनी अवस्था बन गई, अब यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य में जो कोशिका अंग थे, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, वो भी अपना दो दो भागों में विभाजित हो गए। ठीक है, यहां पर अब समझना कि सबसे पहले हम समझते हैं कि यहां पर एनिमल में क्या होता है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, फिर देखेंगे प्लांट सेल के अंदर क्या होता है एनाफेज के, टीलोफेज के बाद। तो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है कि वो खांचों के रूप में ये जो है वो होने लगता है। ये कोशिका थी, जैसे अगले फेज में ये बिल्कुल एक खांचा बनाने लगती है, ये देखिए ऐसे करके बाहर से ही, क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर सिर्फ कोशिका कला पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एनिमल सेल्स के अंदर कोशिका कला पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, प्राणी के अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या होता है, कोशिका कला पाई जाती है और इसमें खांचे बनते हैं। क्या बनते हैं, खांचे, और यही खांचे लगातार गहरा होने लगते हैं। ठीक है, गहरे होने लगते हैं, यही खांचे अब धीरे 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 अंदर की तरफ जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। ठीक है, यही खांचे गहरे हो रहे हैं, जो कोशिका अंग है, आधे कोशिका अंग इधर और आधे कोशिका अंग इधर बन जाएंगे। तो क्या होता है, खांचे गहरे होने लगते हैं, जो कहां पर बनते हैं, जो बनते हैं जीव द्रव्य कला में। ठीक है, जीव द्रव्य कला में जो खांचे बनते हैं गहरे होने लगते हैं, फिर गहरे होने के परिणाम स्वरूप ये दो सेल का निर्माण हो जाता है। किसका, एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई, एक सेल का न्यूक्लियस ये हुआ, दूसरे सेल का ये हुआ, कोशिका अंग ये हुआ
कोशिका अंग ये हुआ, कोशिका द्रव्य ये हुआ, है ना, इसका कोशिका द्रव्य ये हुआ। ये क्या हुआ? साइटोप्लाज्म हुआ। ये क्या हुआ? न्यूक्लियस हुआ। क्या बनी हमारी? डॉटर सेल बनी। किसमें? प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर। अब अगर यही चीज हम इसमें, ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, अब इसको टीलोफेज बना देते हैं, जिस तरह टीलोफेज था उसी तरह। टीलोफेज देखिए सिंपल ऐसे ही था ना, इसको भी मिटा देते जो लिखा है, लिख लीजिएगा इसको। अब अगर देखें प्लांट के अंदर क्या हो रहा है टीलोफेज में, प्लांट पौधे के अंदर, तो प्लांट के अंदर जो है कोशिका भित्ति पाई जा रही है, ठीक है, कोशिका भित्ति। बाहर की तरफ क्या है, जस्ट मान लेते हैं ये सेल जो है प्लांट की है, ठीक है, इसमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका कला तो पाई ही जाती है, ठीक है। कोशिका कला और कोशिका भित्ति समझना बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब इस प्लांट में क्या होता है, प्लांट में आपको पता है ना, इसके अंदर जो है, प्लांट के अंदर जो मिडिल में है ना, प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या होता है, मिडिल में, मध्य में, यहीं पर, यानी कि इसी मध्य में क्या होता है, जैसे हो गया आपका ER, ठीक है, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ER हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइक्रो ट्यूब्यूल्स हो गया, आदि कोशिका अंग क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे आके बैठने लगते हैं। ये देखिए प्लांट सेल की कोशिका में यही ER, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ER यही आकर के बैठने लगते हैं। जब ये आकर के बैठते हैं तो ये एक जो है पट्टिका का निर्माण कर लेते हैं, जिसको कोशिका पट्टिका बोलते हैं। ये पट्टिका कौन सी होगी, ये जो पट्टिका का निर्माण करते हैं इसको बोलते हैं कोशिका पट्टिका, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट। देखिए ये धीरे धीरे जो निर्माण हो रही है पट्टिका, ये क्या है, ये फ्रैगमोप्लास्ट है। क्या है ये फ्रैगमोप्लास्ट है, ठीक है। अब जब इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण कंप्लीट हो गया। ये दूसरी अवस्था थी, है ना, दूसरी मतलब इमेज थी, इसी में बना दिया हूं मैं। फ्रैगमोप्लास्ट क्या हुआ, जब फ्रैगमोप्लास्ट कंप्लीट हो गया तो ये एक सेल प्लेट यानी कि कोशिका जो है, कोशिका पट्टिका का निर्माण कर दिया, सेल प्लेट का निर्माण कर दिया, ठीक है। जब सेल प्लेट बनी तो सेल क्या हो गई, सेल डिवाइड हो गई 2 सेल्स में, है ना, 2 कोशिका, एक कोशिका ऊपर चली गई। देखिए जैसे ये मान लेते हैं, अब ये डॉटर सेल प्लांट की है ना, तो एक कोशिका उधर से ऊपर चली गई, एक कोशिका नीचे चली गई, डिवाइड हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज और, जो 2 कोशिका प्लांट की डिवाइड हुई, ठीक है, बोथ सेल्स जो है प्लांट्स की आर कनेक्टेड बाय मिडिल लैमिला। ये याद रखने वाली बात है, प्लांट सेल, एनिमल्स की सेल है बिल्कुल से वो अलग हो गई, है ना, लेकिन प्लांट्स की सेल क्या होती हैं, कनेक्टेड होती है, किसके थ्रू, मिडिल लैमिला, मध्य पटलिका के थ्रू क्या होती हैं, वो कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। इसमें लिख लीजिए 2 सेल्स, यहां पे लिख लीजिए कि बोथ सेल्स आर कनेक्टेड बाय मिडिल लैमिला, ठीक है। क्या होती है, मिडिल लैमिला से कनेक्टेड होती हैं। और मिडिल लैमिला अगर पूछा जाए कि मिडिल लैमिला किसका बना होता है, तो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है मिडिल लैमिला, ठीक है। मिडिल लैमिला मेड अप कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है। जो मिडिल लैमिला होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से मिल करके बना होता है, ठीक है। तो इस तरह से सेल डिवीजन होता है, किस में, प्लांट्स में और एनिमल्स के अंदर, ठीक है। बताइए, है ना सिंपल, है बिल्कुल सिंपल, एकदम आसान है कि नहीं, बताओ। प्लांट के देखो, एनिमल के अंदर सिंपल है, उस कोशिका के अंदर क्या होता है, वो कोशिका इधर से खांचे के रूप में
जो है वो करती है, और खांचा लगातार गहरा होता है, 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। खांचा गहरा हुआ, जुड़ गई ऐसे करके, 2 कोशिका एक उधर बन गई, एक इधर बन गई, 2 कोशिका बन गई। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, कोशिका रहती, बीच में ही क्या होता है, एक फ्रेगमोप्लास्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्रेगमोप्लास्ट बन जाता है, जिसके कारण से 2 सेल आपस में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, जस्ट टीलोफेज के बाद ही क्या होता है, टीलोफेज के जस्ट बाद ही इसमें हो जाता है साइटोकाइनेसिस, क्योंकि यहीं से देखो टीलोफेज खत्म हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, ये चीज हो रही है कि नहीं, यहीं पर बताइए, कोशिका 2 भागों में हो रही है, तो साइटोकाइनेसिस की प्रवस्था हो रही है कि नहीं, यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन हो रहा है कि नहीं, बताइए। ठीक है, तो टीलोफेज में आपने क्या देखा कि जो टीलोफेज होता है, सूत्री विभाजन की अंतिम प्रवस्था के प्रारंभ में गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुव पर चले गए हैं, वो संघनित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। गुणसूत्र यहाँ पर दिख रहे थे, यहाँ पर वो संघनित होकर के अपनी जो है संपूर्णता को खो दिए। ठीक है, एकल गुणसूत्र इसमें नहीं दिखाई देते हैं। वह अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुव की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो गए, दोनों ध्रुव की तरफ एक समूह के रूप में, एक ग्रुप के रूप में एकत्रित हो गए। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिख लीजिए पॉइंट करके कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। फिर लिखिए कि गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। किसके तरफ, केंद्रक झिल्ली का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझाया ना मैंने, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। केंद्रिका, गाल्जिका एवं अंतः प्रद्रवी जालिका का पुनः निर्माण हो जाता है। क्या होता है, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियाई का, न्यूक्लियोलस का, अंतः प्रद्रवी जालिका का, गाल्जी बॉडीज का क्या होता है, पुनः निर्माण हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की क्रिया होती है साइटोकाइनेसिस, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, आपका एनसीईआरटी है, क्वेश्चंस आपके नीट में भी, आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस कहां से बनेंगे, तो क्वेश्चन आपके बनेंगे एनसीईआरटी से ही। ठीक है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनेंगे, और कहीं से नहीं बनेंगे। डन। तो कोशिका द्रव्य विभाजन में लिख लीजिएगा कि एक पॉइंट लिखिए कि कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं से अलग होकर 2 संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। बस ठीक है, इसमें यही चीज लिखेगा कि प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने से संपन्न होता है। खांचों का लगातार गहरा होने व अंत में केंद्र के आपस में मिलने से कोशिका द्रव्य 2 भागों में बट जाता है, कोशिका 2 भागों में बट जाती है। पादप कोशिका में जो है क्या होता है, इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति के निर्माण का केंद्र शुरू होकर बाहर की ओर और पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका की भित्ति से जुड़ा होता है, अंदर से ही शुरू होता है। इस कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं। सेल प्लेट का निर्माण होता है, फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है। इसमें मेरे को एक चीज आपको और समझाना है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको मिटा दें, बताइए, मैं साइड हटता हूं, लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में जब मैं अभी एनसीईआरटी खोल के देखा तो उसमें मेरे को एक पॉइंट अभी जस्ट दिखा मेरे को, है ना। अभी देखिए, मैं आपके सामने एनसीईआरटी देख रहा था कि ताकि एनसीईआरटी से मिल रहा है कि नहीं, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं रेफरेंस बुक से। ठीक है, किससे, रेफरेंस बुक से। मैं आपको ये देखिए, ये है मेरी रेफरेंस बुक, है ना। इस रेफरेंस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा था, तभी तो नीट के क्वेश्चन वहां बनेंगे, ऐसे थोड़ी ना बनेंगे, बताइए। ये पता है, इस बुक को मैंने भाई 11th में खरीदी थी, 11th में, तब से मैं पढ़ रहा हूं। और जो रमेश गुप्ता की बायोलॉजी है ना, वो भी है मेरे पास, है ना, उससे भी। क्योंकि अभी देखिए, अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी पे भरोसा नहीं करते हैं, है ना। बनते हैं क्वेश्चन, मानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ हमको रेफरेंस भी देखना है। तो हम लोग ये क्या करते हैं, रेफरेंस बुक से भी देख देख के एक एक चीजें आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, यहां पे जो पॉइंट छूट रहा था उसको बोलते हैं कोइनोसाइट, हिंदी में बोलते हैं संकोशिका। ठीक है, कोइनोसाइट क्या होता है, संकोशिका क्या होता है।
तो देखिए हमें पता है, अब एक चीज पता हो गई कि कोशिका के अंदर एक सेल है। क्या है? सेल। सेल के अंदर दो चीजें होती हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड क्या होता है? वो होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद ही कौन सी क्रिया होती है? साइटोकाइनेसिस की। ठीक है, एक सेल है, इसका ये केंद्रक है, ये केंद्रक पहले दो भागों में विभाजित होगा, जस्ट इसके बाद क्या होगा, जो है साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि केंद्रक द्रव्य विभाजन होगा। लेकिन संकोशिका में क्या होता है? इस कोशिका में जो कैरियोकाइनेसिस होता है, लगातार केंद्रक विभाजन होता रहता है। ठीक है, जो केंद्रक का विभाजन है, जो न्यूक्लियस है, वो लगातार डिवाइड हो रहा है ना? क्या हो रहा है? न्यूक्लियस दोस्तों लगातार डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो इसका साइटोकाइनेसिस का जो केंद्रक द्रव्य है वो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। कोशिका द्रव्य विभाजित हो ही नहीं रहा है, साइटोकाइनेसिस की क्रिया हो ही नहीं रही है। केंद्रक विभाजित हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, जितना मन करे हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, और साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं रहा। इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो जो कोशिका होते हैं उसको बोलते हैं कोइनोसाइट्स, यानी कि संघ कोशिका। ठीक है, इसको अपन लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मल्टी सेलुलर सेल। ठीक है, बहु केंद्रकी कोशिका, किस नाम से जानते हैं इसको? बहु केंद्रकी कोशिका, यानी कि मल्टी सेलुलर सेल के नाम से। ठीक है, इसके यदि एग्जाम्पल देखें तो रेड ग्रीन एल्गी, सॉरी रेड एल्गी हो गया। ठीक है, रेड एल्गी हो गया, कुछ कवक हो गए, और आपका जो एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है नारियल का तरल भ्रूण पोष। ठीक है, क्या है? नारियल का तरल भ्रूण पोष, ये क्या हो गया? ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सा पोष सा ये वाला होगा। ठीक है, तो कोइनोसाइट्स सेल कौन सी होती है? जिनमें मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, वो सेल के अंदर बहुत ज्यादा केंद्रक हो जाते हैं। ये केंद्रक एक था, डिवीजन करके दो बना लिया, दोनों डिवीजन किए, चार केंद्रक बना लिए, फिर चारों केंद्रक डिवीजन किए, 8 केंद्रक बना लिए, फिर आठों केंद्रक डिवीजन किए, 16 केंद्रक बना लिए। ये देखिए इसके अंदर बहुत ढेर सारे केंद्रक हुए जा रहे हैं। वही वाली कंडीशन बता दिए ना, 10 लड़के थे, 10 की शादी हो गई और 10 एक ही घर में रह रहे हैं। क्या हो रहा है? 10 एक ही घर में रह रहे हैं। ठीक है, अब लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोटिक डिवीजन, सूत्री विभाजन का महत्व। इसमें आप जो है कुछ पॉइंट है उनको लिखिए कि पहला है जैसे कि सूत्री विभाजन अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में होता है। ठीक है, जो सूत्री विभाजन होता है वो अगुणित कोशिका और द्विगुणित, यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में, यानी कि सोमैटिक कोशिका में भी और आपका जो है जनन कोशिका जो है, ठीक है, उनमें भी होता है। दूसरा पॉइंट है कि बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्री विभाजन के द्वारा ही होती है। ठीक है, जो बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ हो रही होती है, वृद्धि हो रही होती है, वो कैसे होती है? सूत्री विभाजन के द्वारा ही होती है। तीसरा पॉइंट है कि सूत्री विभाजन के द्वारा ही कोशिका की मरम्मत होती है। ठीक है, मरम्मत का काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपका घर कहीं से टूट रहा है, वो हो रहा है, तो आप उसको मरम्मत करने के लिए एक मिस्त्री को बुला लाएं। ठीक है, तो अगर कोशिकाएं मरम्मत करने, कोशिकाएं टूट रही, वो हो रहे, मरम्मत करने का काम सूत्री विभाजन के द्वारा होता है। जैसे स्किन की सेल हो गई आपकी, जब आप खाना खाते हैं तो अंदर की जो सेल होती हैं, ठीक है, आहार नाल की कोशिकाएं, उनमें जो लगता है खाना, कट जाती हैं, फट जाती हैं, तो उसको मरम्मत करने के लिए। ब्लड सेल्स हो गई, उनको मरम्मत करने के लिए। जैसे और भी हम देखें कि सूत्री विभाजन में क्या होता है कि निम्न श्रेणी को जो जीव होते हैं, जैसे कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, है ना, पोरीफेरा के सदस्य हो गए, उनमें ये जनन का साधन होता है। ठीक है,
उनमें इसी के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन की क्रिया हो जाती है, यानी कि जनन की क्रिया इसी सूत्री विभाजन के द्वारा ही हो जाती है। और देखें कि सूत्री विभाजन में कि नई कोशिका के बनने से जीवों की आकार में जो है वृद्धि हो जाती है। और अगर देखें सूत्री विभाजन के द्वारा दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। सूत्री विभाजन के द्वारा प्रत्येक कोशिका से दो संतति कोशिका का ही निर्माण होता है, जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, एक जो है संतति कोशिका जो है, ये प्रत्येक कोशिका एक मदर सेल थी, उससे दो डॉटर सेल का निर्माण हो रहा था। ठीक है, और अगर देखें सूत्री विभाजन में संतति कोशिकाएं हर प्रकार से जनक कोशिकाओं के समान थी। जैसी मदर सेल थी बिल्कुल समान थी, वैसी ही डॉटर सेल थी। ऐसा नहीं कि डॉटर सेल दूसरी तरह से बन जाए, है ना। तो संतति कोशिकाएं क्या थी, हर तरीके से जनक के समान होती हैं। और इसी के कारण से समस्त संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या यानी कि क्रोमोसोम्स का नंबर वो समान होता है, इक्वल होता है। ठीक है, आपने देखा एक क्रोमैटिड ऊपर गया, एक क्रोमैटिड नीचे, एक क्रोमैटिड ऊपर, एक क्रोमैटिड नीचे। इससे क्या हुआ, गुणसूत्रों की जो संख्या थी वो समान थी, वो इक्वल थी, इधर उधर इम्बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, फिर आपका लास्ट पॉइंट आता है कि संतति कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, जो डॉटर सेल होती हैं, वो मैच्योर होती हैं, वो परिपक्व होकर के पुनः क्या करती हैं, विभाजन के लिए तैयार हो जाती हैं। तो फाइनली आपका जो है सूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन आपका खत्म हुआ। सूत्री विभाजन आपका जो है समसूत्री विभाजन की तरह भी होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। प्लेलिस्ट पर जाकर के और भी वीडियोस देख लीजिए। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है बायोलॉजी का, प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसे पढ़ाऊंगा अच्छे से मन लगा के। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।